कि रूरल डेवलपमेंट चैप्टर जो हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 और ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी पार्ट 4 है हमारा और इसको कंटिन्यू करते हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन रूरल एरिया। सबसे पहला टॉपिक है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर की जगह पर और दूसरे रोज़गार के अवसर, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर को छोड़कर और दूसरे ऐसे कौन से ऑक्यूपेशन है और कौन से काम है जहाँ पर गांव में लोग उनको कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि या तो आप क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर लो, यानी कि जो फसल अभी आप उगा रहे हो उनकी जगह कोई दूसरी फसल उगा सकते हो। दूसरा इसका है कि जो भी वर्क फोर्स है, यानी जो लोग काम में लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में, वो दूसरी उससे संबंधित कार्यों में अपने आप को बिज़ी करें। जैसे लाइव स्टॉक का मतलब होता है जानवरों का पालन पोषण, है ना, मछली पालने का काम, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, इस तरह के काम देखा होगा आपने गाँव में, गाय भैंस ये सब, बकरी भेड़ ये सब, बहुत से लोग मछली पाल रहे हैं, तो ये सब काम करते हैं लोग। ठीक है, वाई इज़ एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी क्यों है, यानी एग्रीकल्चर को छोड़कर और दूसरे काम करना ज़रूरी क्यों है। डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि केवल एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होना ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है, सबसे पहला कारण। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन टूवर्ड्स न्यू एरियाज़ इज़ नेसेसरी, नॉट ओनली नए चीज़ों में अपने आप को बिज़ी करना, नए काम की तलाश करना, है ना, नए नए सर्च करना जहाँ से इनकम हो सके फार्मर्स को। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिस्क है उस रिस्क को कम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर समय मतलब फार्मर्स को और गांव में रहने वाले लोगों को कोई टेंशन ना रहे, कोई रिस्क ना रहे, यानी अर्निंग का कोई ना कोई सोर्स उनका रहना होना चाहिए, ताकि सस्टेनेबल लाइवलीहुड, यानी कि उनको लगातार अपना जो जीवन यापन है उसको वो कर सकें अच्छे तरीके से। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो ज़्यादा रिस्क होगा। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर हर समय उनको इनकम जनरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में रिस्क भी होती है, लॉस भी हो सकता है, कई बार फसल ख़राब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उनके पास कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए जहाँ से वो 4 पैसे कमाकर अपने जीवन को अपने को गुजार सकें, वहाँ पर अपना खर्चा निकाल सकें। ठीक है, तीसरा कि जहाँ पर जिन क्षेत्रों में फैसिलिटीज़ कम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फॉर एग्ज़ाम्पल इरिगेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, तो वहाँ पर उन फार्मर्स को बड़ा दिक्कत हो जाती है कि वो अपनी फार्मिंग से उतनी इनकम को जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए दूसरे सेक्टर्स में, दूसरी चीज़ों में उनको अपना ऑप्शन देखना पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एलाइड एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो हैंस देयर इज़ नीड टू फोकस ऑन एलाइड एक्टिविटी, यानी एग्रीकल्चर से संबंधित दूसरी संबंधित एक्टिविटीज़ में फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, खेती को छोड़कर और दूसरे तरीके का काम, वहाँ पर अपने आप को फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, अपने जीवन यापन करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर एक पिक आप देख सकते हो, यहाँ पर जैगरी मेकिंग का एक पिक है, फार्मिंग सेक्टर का एक एलाइड ये एक्टिविटी है। ओके, तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा रोल ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन प्रमोटिंग रूरल डाइवर्सिफिकेशन। रूरल डाइवर्सिफिकेशन में नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का क्या रोल है, यानी कि गांव का विकास करने में। नॉन फार्म का मतलब हो गया एक ऐसा काम जो खेती बाड़ी से संबंधित नहीं है, उससे हटकर है। एग्रीकल्चर में ऑलरेडी बहुत भीड़ है भारत में, बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिपेंड हैं। ठीक है, लेबर फोर्स का जो बहुत बड़ा एक हिस्सा है, उनको ज़रूरत है कि कुछ अलग तरीके की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनके सामने हो, और जो उनको कहाँ पर मिल पाती हैं, नॉन फार्म सेक्टर्स में उनको मिल पाती हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ रूरल वीमेन फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। गांव में रहने वाले जो महिलाएं हैं, अधिकतर महिलाएं एग्रीकल्चर से अपना एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर उनको मिल रहा है। वाइल मेन जनरली लुक फॉर नॉन, लेकिन जो मेन है, जो आज पुरुष हैं, वो ऐसे एम्प्लॉयमेंट में बिजी हैं, जो वो ऐसे एम्प्लॉयमेंट की तरफ देख रहे हैं जो नॉन फार्मिंग है।
ठीक है। इन रिसेंट टाइम वुमेन हैव आल्सो बिगन लुकिंग फॉर नॉन फार्म जॉब्स। तो औरतें भी ऐसे काम देख रही हैं अब जो नॉन फार्म जॉब्स हैं, यानी कि लोग अब गाँव में हर समय एग्रीकल्चर में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड नहीं है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट भी अब इंक्रीज़ हो रहा है। नॉन फार्म सेक्टर्स के क्या कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? एक तो सब सेक्टर दैट परमिट हेल्दी ग्रोथ, जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, लेदर इंडस्ट्री, टूरिज्म एट्सेट्रा। और दूसरी जो लो प्रोडक्टिविटी प्रपोजिशन है वो क्या है? ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जैसे पॉटरी, क्राफ्ट, हैंडलूम्स एट्सेट्रा। ये सारी इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी लो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स हैं। अब यहाँ पर एक एक करके हम बात करते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो हैं, एम्प्लॉयमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे वो चीज़ें हैं जहाँ पर लोग गांव में रहने वाले अपना ऑप्शन देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, और देख भी रहे हैं। भारत में फार्मिंग कम्युनिटी यूजेस द मिक्स क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम। जो लोग किसान हैं वो मिक्स काम कर रहे हैं, यानी खेती भी कर रहे हैं और साथ में जानवरों को पाल पोस भी रहे हैं, ठीक है। जैसे बकरियां, भेड़, है ना, मवेशी होते हैं, गाय भैंस आपने देखे हैं, जहाँ से हमको दूध, मीट, अंडे, ऊन और कई प्रकार के बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिनकी हेल्प से, जिनको बेचकर लोग अपनी इनकम को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन से क्या होता है? इनकम में एक स्टेबिलिटी मिलती है उनको, एक लगातार उनकी इनकम होती रहती है। फूड सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली, लोगों को न्यूट्रिशन मिलता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फ्यूल मिलता है, ठीक है। और इससे दूसरी प्रकार की जो फूड प्रोडक्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। आज लाइव स्टॉक सेक्टर अकेला 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, इसमें कि लैंडलेस लेबर भी हैं, ऐसे लेबर जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको काम दे रहा है, ठीक है। ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन, अच्छी खासी मात्रा में, अच्छी खासी नंबर्स में महिलाएं भी लाइव स्टॉक सेक्टर में काम कर रही हैं। ये पाई चार्ट आपको दिखाएगा लाइव स्टॉक का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में। पोल्ट्री सबसे ज़्यादा है 58%, अदर एनिमल जैसे कैमल, एसेस, हॉर्सेस, पोनीज एंड म्यूल्स अकाउंट फॉर ओनली 1% शेयर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लाइव स्टॉक जो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इंडिया में लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की क्या क्या तरीके हैं? इंडिया में करीब 300 मिलियन कैटल हैं, जिसमें कि 108 मिलियन बफेलोज़ हैं। 2012 का ये डेटा है। इन टर्म ऑफ नंबर आवर लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। संख्या में बात करें तो हमारा लाइव स्टॉक की जो नंबर है वो बहुत अच्छा है, बट इसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम है अगर हम दूसरी कंट्री से बात करें। इट रिक्वायर्स, हमको इम्प्रूव टेक्नोलॉजी चाहिए और एनिमल्स के लिए अच्छी क्वालिटी का खाने का चीज़ें चाहिए ताकि हम वहाँ से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें। वेटरनरी केयर चाहिए, यानी कोई बीमारी, कोई दिक्कत हो जाती है जानवरों को तो वहाँ के लिए उनका एक अच्छा इलाज चाहिए। छोटे किसानों को उधार की व्यवस्था होनी चाहिए, पैसे की मिलनी चाहिए, है ना। लैंडलेस लेबर वुड एनहेंस सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन थ्रू लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। अगर ऐसा होगा तो वो लाइव स्टॉक के ज़रिए अपने आराम से अपनी लाइफ को एक सस्टेनेबल तरीके से अपने आप को जी सकते हैं, एक लगातार इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अब इंडियन डेयरी सेक्टर की परफॉर्मेंस क्या है, वहाँ पर आप बात करते हैं। देश के अंदर दूध का उत्पादन बढ़ा है 8 गुना 1951 से 2014 के पीरियड में। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड मेनली टू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड, और ये ऑपरेशन फ्लड के जरिए ही पॉसिबल हो चुका है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर सारे किसान अपने दूध को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी को अलग अलग करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं और शहरों में उसको बेचते हैं कोऑपरेटिव के ज़रिए से। गुजरात राज्य इसमें एक उदाहरण है, एक सफल उदाहरण है। अमूल का नाम आपने सुना होगा, अमूल की शुरुआत भी मिल्क कोऑपरेटिव से हुई है, ठीक है। इस सिस्टम में फार्मर को अच्छा प्राइस मिलता है और इनकम उनको अच्छी होती है जब वो दूध की सप्लाई
शहरी मार्केट में करते हैं। मछली पालन, जो मछली पालने का समुदाय है ना, रिगार्ड्स द वाटर बॉडी एज मदर, वो पानी को अपना माँ मानते हैं, ठीक है। इसमें समुद्र, महासागर, नदियाँ, झील, है ना, तालाब, नहरें, ये सब चीज़ें इंक्लूड हैं। इसीलिए इंटीरियर एंड लाइफ गिविंग सोर्स फॉर द फिशिंग कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें मछुआरे जो होते हैं उनको, उनके लिए, उनको जीवन देने वाले ये सोर्स हैं। भारत में आफ्टर प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन बजटरी एलोकेशन, बजट में सरकार ने जो कुछ प्रस्ताव रखा उनके लिए कुछ पैसा दिया और इंट्रोडक्शन किया नई टेक्नोलॉजीज़ का फिशरीज़ में एंड एक्वाकल्चर में, तो फिशरीज़ का डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ, ठीक है। प्रेजेंटली फ़िश प्रोडक्शन जो है इनलैंड सोर्सेज से करीब करीब 64% है, ठीक है। और एंड द बैलेंस 36% कम फ्रॉम द मेराइन सेक्टर, सी एंड ओशियंस, यानी समुद्र और महासागरों से 36% मछली आ रही है और 64% इनलैंड आ रहा है, यानी इंडिया के अंदर जो नदियाँ, नहरें हैं, तालाब हैं, वहाँ से। इवन दो वुमेन आर नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिव फिशिंग, महिलाएं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। अबाउट 60% ऑफ द वर्क फोर्स, 60% लोग टोटल वर्क फोर्स का एक्सपोर्ट मार्केटिंग में और 40% इंटरनल मार्केटिंग में जो काम कर रहे हैं वो महिलाएं हैं। एक्सपोर्ट मार्केटिंग का मतलब जो दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, और इंटरनल मार्केटिंग का मतलब जो इंडिया में ही जो मार्केटिंग हो रही है उसमें। आज टोटल फिश उत्पादन जो है 0.8% है टोटल जीडीपी का। इंडिया में वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये मुख्य स्टेट हैं जहाँ पर मछली का उत्पादन होता है। लार्ज शेयर ऑफ फिश वर्कर फैमिलीज़, लेकिन बहुत लोग इसमें ज़्यादातर गरीब होते हैं जो मछुआरे होते हैं और बेरोज़गार रहते हैं। उनकी पर कैपिटा अर्निंग बहुत कम होती है, वो दूसरे सेक्टर में जा नहीं पाते, अपने आप को मूव नहीं कर पाते दूसरे एम्प्लॉयमेंट में। असाक्षरता बहुत है, कर्जे में डूबे हुए हैं, और ये सारी चीज़ें आज के समय पर जो मछुआरा समुदाय है, फिश कम्युनिटी है, वो फेस कर रहे हैं। देयर इज़ नीड टू इंक्रीज़, तो ज़रूरत है क्रेडिट फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना कोऑपरेटिव के ज़रिए या सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए फॉर फिशर वुमेन, ताकि उनकी ये प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओवर फिशिंग एंड पॉल्यूशन नीड टू बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल। वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द फिशिंग कम्युनिटी हैव टू बी रीओरिएंटेड इन द मैनर विच कैन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म गेन्स एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइवलीहुड। तो कुछ इस तरह की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, ओवर फिशिंग को ख़त्म करने के लिए, और जो प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम होने चाहिए जिससे कि फ़िशिंग कम्युनिटी को दोबारा से हम ऑर्गेनाइज़ कर सकें, उनमें कुछ सुधार लेके आ सकें, ताकि उनको एक लंबे समय के लिए उनको फ़ायदा मिल सके और वो लगातार अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से अपने को गुजार पाएँ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हॉर्टिकल्चर, ठीक है। जो हमारे देश में अलग अलग तरह का वातावरण है, जो मिट्टी की कंडीशन है, तो इंडिया में हॉर्टिकल्चर काफ़ी सक्सेसफुल है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जहाँ पर फल सब्जियों का उत्पादन होता है, फूल, ठीक है, एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, दवाई से संबंधित प्लांट होते हैं, मसाले वाले प्लांट होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हॉर्टिकल्चर में आती हैं, इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है लोगों को भोजन देने में, न्यूट्रिशन देने में, ठीक है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा खासा दे रहा है हॉर्टिकल्चर लोगों को। हॉर्टिकल्चर बहुत सक्सेसफुल सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन है लोगों के लिए। इट कंट्रीब्यूट्स नियरली 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट का 1/3 ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। टोटल जीडीपी का 6% हॉर्टिकल्चर से आ रहा है। इंडिया वर्ल्ड लीडर बन चुका है। कई प्रकार की वैरायटी ऑफ फूड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मैंगोज, बनानास, कोकोनट, कैश्यू नट्स एंड नंबर ऑफ स्पाइसेस। कई तरह के मसाले इंडिया में हो रहे हैं, और फलों और सब्जियों का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है इंडिया। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मैनी फार्मर, जो हॉर्टिकल्चर में कई किसान जो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनकी सुधरी है हालत, और इट हैज़ बिकम एक ऐसा साधन बना है जिससे कि जो लोग प्रॉब्लम में थे उनकी कंडीशन सुधरी है, ठीक है। फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन एंड टिश्यू कल्चर, propagation of fruits and flowers and food processing are highly remunerative employment option for women in rural areas.
जो फूल होते हैं फ्लावर, उनका नर्सरी मेंटेन करना और बीजों का उत्पादन करना, इस तरह के जो काम है गांव में महिलाओं को बहुत अच्छा खासा रोज़गार दे रहे हैं। और हॉर्टिकल्चर को इम्प्रूव करने का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम होने चाहिए, मार्केटिंग करने के लिए सही व्यवस्थाएं होनी चाहिए और स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में सुधार होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इसके बाद जो है हमारा वो है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल क्या है ताकि लगातार विकास हो सके और गांव में रहने वाले लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके, यानी खाने अपने जीवन यापन करने के लिए 2 वक्त के खाने के लिए उन्हें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं, प्रेडिक्टिंग एरियाज़ ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। गवर्नमेंट आसानी से पता लगा सकती है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर फूड सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, फूड इनसिक्योरिटीज़ है एंड वल्नरेबिलिटी जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर की मदद से। और वो उसके लिए वहाँ पर प्रॉपर तरीके से वो इमरजेंसी में एक्शन ले सकते हैं। डिसएमिनेट इन्फॉर्मेशन, आईटी का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को आसानी से हम पास कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, है ना, और जो सॉइल कंडीशन क्या है, डिफरेंट क्रॉप्स, है ना, वेदर की कंडीशन, प्राइसेस, तो आईटी के ज़रिए से लोगों के पास इंफॉर्मेशन आसानी से अवेलेबल होती है। और रिलीजिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल एंड नॉलेज, आईटी कैन एक्ट एज अ टूल फॉर रिलीजिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल नॉलेज एम्बेडेड इन द सोसाइटी। समाज में रहने वाले लोग आईटी का एक क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा नॉलेज लोगों को मिलती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गांव में रहने वाले लोगों को आईटी से मिल सकता है। तो इतना ये पोटेंशियल है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अगला टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। उसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे और अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच।